गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों आज हम बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। हैलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, उनकी बात करेंगे। देखो बच्चों, इसी चैप्टर में हमने एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात की थी। ये बात हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो, जब हमने एल्काइल हैलाइड देखा था, एल्किल हैलाइड देखा था, तो एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ध्यान करो। उसमें क्या हुआ था, एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। X माइनस, हैलोजन एक लिविंग ग्रुप होता है, ये X माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। और Nu माइनस क्या है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करता है, हैलोजन को तो रिप्लेस करता है और उसकी जगह आ जाता है। ठीक, X माइनस, हैलोजन क्या है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, हटने वाला समूह है, इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, हैलोजन एक अच्छा हटने वाला लिविंग ग्रुप होता है। आया याद। तो ये एल्काइल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। नाभिक स्नेही क्या होते हैं पता है सबको। नाभिक स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसके पास ऋणावेश होता है, यानी ऋणायन जो होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वही क्या है, नाभिक स्नेही। ये सब नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही कौन कौन है, एक बार याद करो। कौन कौन है नाभिक स्नेही, OH माइनस, CN माइनस, है ना, OR माइनस, COO माइनस या RCOO माइनस, SH माइनस। तो ये सब क्या है, नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही के द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। और एल्काइल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत आसानी से संपन्न होती हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड इन अभिक्रियाओं के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप कि ये बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एल्काइल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, हैलोजन आसानी से बाहर निकल जाता है, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बहुत सरलता से हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हैलोएरीन में, हैलोएरीन में ये हैलोएरीन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हैलोएरीन में भी होता है, लेकिन हैलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की जो क्रियाशीलता है वो बहुत कम होती है। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील है, या हम कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि एरिल हैलाइड में ये जो बॉन्ड है, कार्बन और हैलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये आसानी से नहीं टूटता है। ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बॉन्ड टूटता नहीं। और ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। समझ गए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कब होगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, नाभिक स्नेही आ जाएगा। इस तरह हो गया अभिक्रिया। लेकिन हमने क्या कहा, यह अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर होती है, उच्च ताप पर होती है, उच्च दाब पर होती है। सामान्य परिस्थितियों में ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एरिल हैलाइड में नहीं होता है। उसका क्या कारण है, उसका मुख्य कारण यही है कि ये कार्बन और हैलोजन के बीच बंध आसानी से नहीं टूटता है। अब क्यों नहीं टूटता है, क्या कारण है, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बहुत कम क्रियाशील है। क्या कारण है, एरिल हैलाइड सामान्य परिस्थितियों में कम ताप पर अभिक्रिया नहीं करेंगे किसी नाभिक स्नेही से, या हम कह सकते हैं कि उच्च ताप और उच्च दाब पर ही
एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इसका कारण देखते हैं अब। तो समझ में आ गया, ये ध्यान रखेंगे। पहली बात, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कौन अधिक क्रियाशील है? कौन अधिक क्रियाशील है? एल्किल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें ये R-X के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, वो आसानी से टूट जाता है, जबकि एरिल हैलाइड में ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है, अब क्यों नहीं टूटता है उसके कारण देखते हैं। एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं होती है, या एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील क्यों है, इसको देखेंगे अभी हम। अब देखो, इसका पहला कारण या मुख्य कारण है अनुनाद, रेजोनेंस। एरिल हैलाइड में अनुनाद होता है, तो अनुनाद के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आ जाते हैं। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं क्लोरीन, ये क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, और हमें पता है यहाँ हैलोजन पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, इसमें अनुनाद होता है। कैसे होता है अनुनाद? देखो, होता क्या है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड होते हैं, ये आ जाएंगे इस कार्बन पर। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ये इस बॉन्ड के। समझ गए? अब आगे देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड घूमेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। यहाँ अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो डबल बॉन्ड, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ गए? इस तरह रेजोनेंस होता है, इस तरह अनुनाद होता है एरिल हैलाइड में। समझ गए? अब देखो, इसका जो हाइब्रिड देखें, अनुनाद संकर देखें हम, इसका अनुनाद संकर, इन सब की अनुनादी संरचनाओं का जो अनुनाद संकर है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। तो यहाँ हम इस तरह बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम इसको इस तरह रिंग बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ इस पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
समझ गए? तो इस तरह या हम नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है नेगेटिव, यहाँ पर हो सकता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर भी हो सकता है नेगेटिव। तो ये हो गया हाइब्रिड। क्या है ये? हाइब्रिड है। अनुनाद संकर बोलते हैं इसको हम। और अनुनाद संकर से हम पता चल रहा है कि यहाँ कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन से कैरेक्टर हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, द्विबंध के गुण हो गए। इसका कारण ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। समझ गए? ये बॉन्ड यहाँ से आसानी से नहीं टूटेगा। और जब ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन भी सरलता से नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो अनुनाद के कारण इनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता कम होती है। दूसरा कारण देखें हम, देखो एरिल हैलाइड में जो CX कार्बन है, एरिल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। ये है बेंजीन और यहाँ पर उपस्थित है हैलोजन। ठीक, तो ये जो कार्बन है इसका संकरण कौन सा है? sp2 संकरण होता है। ये ध्यान रखेंगे, कार्बन और हैलोजन के बीच में ये बॉन्ड, अब sp2 संकरण है तो क्या होगा? कार्बन हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ टाइटली बंधे रहते हैं। क्यों? क्या कारण इसका? देखो हमने पढ़ा है sp3 संकृत कार्बन, एक होता है sp2 संकृत कार्बन और एक होता है sp संकृत कार्बन। sp संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, sp2 संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है और sp3 संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है। ये ध्यान रखेंगे, ये sp संकृत कार्बन, sp2 संकृत कार्बन और sp3 संकृत कार्बन। क्या कहा मैंने कि sp संकृत कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है En का मतलब है विद्युत ऋणता, सबसे ज़्यादा होती है sp की, उससे कम sp2 की, सबसे कम sp3 की। sp3 की विद्युत ऋणता कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर एरिल हैलाइड में ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका sp2 संकरण है। sp2 संकरण होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता sp3 संकृत कार्बन से ज़्यादा है। विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेंगे? कार्बन की तरफ आकर्षित रहते हैं या कार्बन से टाइटली बंधे रहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से हैलोजन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से हैलोजन की तरफ नहीं जाएंगे तो ये बॉन्ड भी आसानी से नहीं टूटेगा। देखो हम बात करें एल्काइल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड में क्या होता है? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका होता है sp3 संकरण। एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ उसका sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण के कारण इसकी विद्युतता कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से हैलोजन की तरफ चले जाएंगे, हैलोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा, नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा सरलता से। लेकिन एरिल हैलाइड में ये sp2 संकरण होने के कारण इस कार्बन का ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन की तरफ रहते हैं, कार्बन की तरफ टाइटली रहते हैं, क्योंकि विद्युतता ज़्यादा है, कार्बन भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से हैलोजन की तरफ नहीं जाएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टाइटली बंधे रहते हैं कार्बन की तरफ, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ क्लोरीन है और एरिल हैलाइड में भी यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर और यहाँ बॉन्ड लेंथ है इसकी कितनी? 169 पिकोमीटर। समझ गए? तो एल्किल हैलाइड में तो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड लंबा है,
जबकि एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता, एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता जो है वो एल्किल हैलाइड से कम होती है नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति। क्लियर हो गई ना बात? तो ये ध्यान रखेंगे। ये अनुनादी संरचनाएं समझ में आ गई। अनुनाद है, अनुनाद के कारण देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो अनुनादी संरचनाओं से हमें पता चल रहा है कि एरिल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये अनुनादी संकर बनाया हमने, तो कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। किससे? सिंगल बॉन्ड की तुलना में। एल्किल हैलाइड में तो सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा कारण हमने देखा कि यहाँ कार्बन का sp2 संकरण है। sp2 संकरण होने के कारण उसकी विद्युत ऋणता sp3 कार्बन की तुलना में ज़्यादा है, जिसके कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ टाइटली बंधे रहते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ नहीं जाएंगे, बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसके कारण बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रति कौन ज़्यादा क्रियाशील है? क्लियर हो गया? दूसरी बात, एल्किल हैलाइडों से कम क्रियाशील क्यों होते हैं एरिल हैलाइड? कारण बताइए। तो उसके कारण समझ में आ गए। यहाँ अनुनाद है, एल्किल हैलाइड में अनुनाद नहीं है। अनुनाद के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर sp2 संकरण है, यहाँ पर sp3 संकरण है। यहाँ sp2 संकरण के कारण विद्युतता ज़्यादा है, यहाँ विद्युतता ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ज़्यादा टाइटली बंधे रहते हैं। यहाँ sp3 संकरण है, विद्युतता कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है। तो ये कारण आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो अनुनादी संरचना है उनको ध्यान से आपको बनाना है। अब देखते हैं हम हैलो एरिन में कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल। मैंने कहा कि हैलो एरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती हैं, ये होंगी उच्च ताप पर और उच्च दाब पर ही संपन्न होती हैं। देखो जैसे पहली अभिक्रिया देखें हम, ये एरिल क्लोराइड, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। Cu2O की प्रेजेंस में होती है अभिक्रिया 475 केल्विन ताप पर होती है। ठीक है, 475 केल्विन ताप पर Cu2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है? ठीक, अब देखो यहाँ से अमोनिया, यहाँ से बनता है नाभिक स्नेही। ये नाभिक स्नेही, यहाँ से दो हाइड्रोजन, दो अमोनिया है, एक हाइड्रोजन, दूसरा एक हाइड्रोजन एक NH3 से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे NH3 से, तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बाहर निकाल देंगे? H2O। समझ गए? और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? क्लोरीन की तरफ। कितने हैं यहाँ पर? दो, तो दो ही Cl निकल गए, एक से एक Cl, दूसरे से दूसरा Cl, तो क्या बन जाएगा? Cl इस Cu से रिएक्शन करके बना देगा Cu2Cl2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा NH2। ये प्राप्त हो गया हमें एनिलीन। ठीक है, इस तरह एनिलीन प्राप्त हो गया। एरिल क्लोराइड की हमने अभिक्रिया करवाई बेंजीन के साथ Cu2O की प्रेजेंस में 475 केल्विन ताप पर। अभिक्रिया कैसे हुई समझ में आ गया? यहाँ से एक हाइड्रोजन एक अमोनिया से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया से, यानी दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेंगे H2O। ठीक, यहाँ क्या बन जाएगा? जब दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, जैसे ये NH2H, तो इलेक्ट्रॉन दे करके H+ बाहर निकल जाएगा। इसी तरह दूसरे अमोनिया से H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये दो H+ ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना लेंगे। अब यहाँ से क्या बाहर निकल गए? Cl-, कितने? दो Cl- किससे रिएक्शन करेंगे? Cu2Cl2 बना लेंगे। ठीक, अब ये बन गया यहाँ पर NH2-, ये NH2-, इस कार्बन पर प्लस आ गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो ये NH2- यहाँ आक्रमण करके बना लेगा एनिलीन।
तो इस तरह हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखें हम। रिएक्शन करवाएं CuCN से। ये रिएक्शन भी होती है 475 केल्विन ताप पर। ठीक है, कितने ताप पर हो रही है? 475 केल्विन ताप पर। तो यहाँ पर क्या होगा? उसी तरह बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl माइनस, यहाँ पर Cu प्लस है, Cn माइनस है। ठीक, तो Cl माइनस रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cn माइनस से। तो यहाँ आ जाएगा Cn प्लस, अब ये क्लोरीन इस कॉपर से रिएक्शन करके बना लेगा Cu2Cl और ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? इसको बोलेंगे फेनिल साइनाइड। क्या प्राप्त हो गया हमें? फेनिल साइनाइड। ठीक है, सिंपल रिएक्शन से नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन करवाते हैं NaOH से। ये रिएक्शन होती है उच्च ताप पर, लगभग 623 केल्विन ताप पर और 300 ATM दाब पर। उच्च दाब और उच्च ताप पर रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ से Cl माइनस और इसकी जगह कौन सा नाभिक स्नेही आ जाएगा? OH। ठीक, प्लस ये Cl माइनस, ये Na प्लस, तो बना देगा NaCl। तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? फिनोल। ठीक है, तो अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। यहाँ पर समझ में आ गई बात? तो ये सभी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखो, एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता अगर हमें बढ़ानी है, एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ानी है कि उनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से हो जाए या कम ताप और कम दाब पर ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाए, तो क्या करें? क्या करें? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर हम इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, एरिल हैलाइड की ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? ये, और पैरा पोजीशन कौन सी है? ये भी कौन सी है? ऑर्थो। तो कंडीशन क्या है कि यदि एरिल हैलाइड की ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो कैसा है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन है? जैसे NO2 समूह, जैसे Cn, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जैसे COOH, ये कैसे समूह है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इनमें से कोई भी समूह कहाँ जुड़ जाए? ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, तो एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। समझ गए? यहाँ पर मान लीजिए NO2 जुड़ा हुआ है तो फिर एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। अब ये NO2 जुड़ने के बाद इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ऑर्थो और पैरा दोनों पर जुड़ जाए तो क्रियाशीलता और ज़्यादा हो जाएगी, और तीनों स्थितियों पर आ जाए, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर, तो क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए? देखो, ये है एरिल क्लोराइड, ये है, यहाँ पर ऑर्थो पर NO2 समूह आ गया,
ठीक है। एरिल हैलाइड में हमने देखा ऑर्थो पर NO2 समूह जुड़ गया तो क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाएगी। NO2 समूह जो इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जुड़ा हुआ है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये एरिल हैलाइड की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होगा। अगर ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पर NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जुड़ जाए तो इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और NO2 समूह तीनों स्थितियों पर आ गया तो क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम हो गया नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्रम है, ये ध्यान रखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। थोड़ा समझना है इस बात को, मेरी बात को ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है एरिल हैलाइड, ठीक है, और ये है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यही तो बात है। नाभिक स्नेही वहीं आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन कम है, यानी नाभिक की तरफ आकर्षित करता है। और नाभिक की तरफ आकर्षित करता है यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षण होता है किसका? नाभिक स्नेही का। यही तो बात है, जिधर इलेक्ट्रॉन कम होंगे नाभिक स्नेही वहां पर आसानी से आक्रमण कर देगा। अब एरिल हैलाइड में हमने देखा है एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाओं को, अभी हमने देखा है अनुनादी संरचनाओं को कि इसकी अनुनादी संरचनाओं में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, देखा था हमने अभी, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आते हैं। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, जो एरिल हैलाइड में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है? वृद्धि। ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे, प्लस R प्रभाव है, तो यहाँ हैलो एरिन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है हैलो एरिन में बेंजीन रिंग पर, तो क्या नाभिक स्नेही वहाँ पर आसानी से आक्रमण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही तो वहाँ आक्रमण करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, जबकि एरिल हैलाइड में तो हैलोजन के प्लस R प्रभाव के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, तो नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण नहीं करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अगर ऑर्थो पर या पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कौन से इलेक्ट्रॉनों को? बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको यह क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी? कमी। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है तो नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण करेगा, इसलिए क्रियाशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने? दोबारा सुनेंगे ध्यान से। मैंने अभी कहा कि यदि एरिल हैलाइड में ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है तो एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति अधिक हो जाती है। अब प्रश्न बनता है कि क्यों हो जाती है अधिक? जैसे NO2 समूह अगर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आ जाता है तो क्रियाशीलता ज़्यादा क्यों हो जाती है? उसका कारण क्या है कि देखो, नाभिक स्नेही वहाँ आक्रमण करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एरिल हैलाइड में यहाँ बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, NO2 समूह जो होता है, ये यहाँ इस रिंग पर, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, तो फिर नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण करेगा, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इनको क्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कर देंगे। जितने ज़्यादा NO2 समूह या जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह उपस्थित होंगे क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, प्रश्न ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह उपस्थित होने के कारण क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं।
फिर प्रश्न यह बनता है कि क्या मेटा स्थिति पर NO2 समूह उपस्थित है तो भी क्रियाशीलता में वृद्धि होगी? नहीं होगी। अगर मेटा स्थिति पर, इस बात को नोट करेंगे, अगर मेटा स्थिति पर NO2 समूह उपस्थित है तो एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रियाशीलता में वृद्धि नहीं होगी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर NO2 समूह उपस्थित है तो ही क्रियाशीलता बढ़ेगी, क्योंकि NO2 समूह अगर मेटा स्थिति पर आएगा तो फिर ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम नहीं कर पाता है। समझ गए? अब इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं अभी हम। देखो, इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम कि NO2 समूह अगर ऑर्थो पैरा स्थिति पर उपस्थित है तो क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, जिससे कौन सा नाभिक स्नेही प्राप्त होता है? OH माइनस NaOH, जलीय NaOH है एक्वस। यह अभिक्रिया होती है, हमें पता है 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर हैलोजन को रिप्लेस कर देता है कौन? OH माइनस नाभिक स्नेही। ये प्रोडक्ट बनता है, क्या नाम है इसका? फिनोल। लेकिन अभिक्रिया होती है देखो 623 केल्विन ताप पर और 300 ATM दाब पर अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर कौन सा समूह जोड़ देते हैं? NO2 समूह। अगर ऑर्थो पर NO2 समूह प्रेजेंट है तो क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? NO2 समूह ऑर्थो स्थिति पर तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, तो फिर नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन कम ताप पर हो जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं NaHCO3, जो जिससे प्राप्त हो रहा है हमें OH माइनस नाभिक स्नेही, ये एक्वस NaHCO3। तो ये अभिक्रिया कम ताप पर हो जाएगी। कितने ताप पर? 400 केल्विन ताप पर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर NO2 समूह उपस्थित है तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, नाभिक स्नेही फिर आसानी से आक्रमण कर पाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या कहेंगे हम इसको? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्राप्त हो जाता है हमें। ठीक, और देखो आगे, अगर हेलो एरीन में ऑर्थो पर NO2 है और पैरा पोजीशन पर भी NO2 है, ऑर्थो पर भी है पैरा पर भी, दोनों पोजीशन पर NO2 उपस्थित है। OH माइनस नाभिक स्नेही है, NaHCO3 एक्वस। तो ये रिएक्शन और भी कम ताप पर, लगभग 370 केल्विन ताप पर संपन्न हो जाएगी। क्यों? ये देखो, ऑर्थो पर भी NO2, पैरा पर भी NO2, क्रियाशीलता और ज़्यादा होगी ना इसकी क्रियाशीलता इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो कम ताप पर रिएक्शन हो जाएगी। OH माइनस से हैलोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनोल। क्या बन गया? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है हमें। क्लियर? अगर तीनों स्थितियों पर NO2 उपस्थित है तो अभिक्रिया और भी कम ताप पर संपन्न हो जाएगी। अगर ये है, यहाँ पर भी और नाइट्रो, यहाँ पर भी, यहाँ पर तीन स्थिति पर NO2 समूह यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है तो OH माइनस से प्रतिस्थापन हो जाएगा बहुत कम ताप पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। 300 केल्विन ताप पर हो जाएगा, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, इस पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा OH, Cl माइनस का प्रतिस्थापन हो जाएगा,
ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये बन गया 1 2 3, यहाँ से चालू होगी 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या बन जाएगा? 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं क्या? पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, समझ गए? तो क्लियर हो गई बात कि अगर एरिल हैलाइड में ऑर्थो या पैरा स्थिति पर NO2 समूह उपस्थित है तो क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाती है। क्रियाशीलता ज़्यादा हो रही है, इन एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है। नोट करो इनको। देखो अभी हमने एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की। अगर हमारे पास ये है, कौन है ये? बेंजिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजिल हैलाइड। इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। ठीक है। अगर बेंजिल क्लोराइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बात करें तो इसकी क्रियाशीलता एरिल हैलाइड की तुलना में ज़्यादा होती है। यह है बेंजिल क्लोराइड। और अभी हमने देखे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल किसमें देखे थे? इसमें देखे थे। ये क्या है? एरिल हैलाइड या एरिल क्लोराइड। अगर इन दोनों की बात करें तो बेंजिल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। ये ध्यान रखें, ठीक है। बेंजिल हैलाइड एरिल हैलाइड से ज़्यादा क्रियाशील है। अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड भी है, RX क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक। तो एल्किल हैलाइड हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड कौन ज़्यादा क्रियाशील होता है? एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं। और बेंजिल हैलाइड भी आ जाए तो बेंजिल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में? एल्किल हैलाइड की तुलना में। ये क्रम हमें पता होना चाहिए, ये क्रियाशीलता क्रम पता होना चाहिए कि बेंजिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से भी ज़्यादा क्रियाशील है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। ये ऑर्डर पता होना चाहिए, आता है एग्जाम में। बेंजिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड। सब ज़्यादा क्रियाशील है बेंजिल हैलाइड, उससे कम एल्किल हैलाइड और सबसे कम एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता होती है। अब क्या कारण है इसका कि बेंजिल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील क्यों है, उसको समझेंगे हम। ये है बेंजिल हैलाइड। देखो बेंजिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। जब इसमें नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो ये कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे किसकी तरफ? हैलोजन की तरफ। सॉरी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? हैलोजन की तरफ जाएंगे। यही होगा ना, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो इस कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये कार्बोधनायन बनेगा। ये बनेगा कार्बोधनायन, ठीक। और फिर इस पर आक्रमण करेगा Nu-। इस कार्बोधनायन पर कौन आक्रमण करेगा? नाभिक स्नेही। तो फिर प्राप्त होगा हमें ये प्रोडक्ट। समझ गए? यही होगा। बेंजिल हैलाइड में नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बोधनायन बनेगा। समझ में आ गई बात? और इस कार्बन पर आक्रमण करता है नाभिक स्नेही तो बन जाएगा ये प्रोडक्ट। अब ये जो कार्बोधनायन है ये ज़्यादा स्थायी होता है, ये कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होता है, इसको बोलते हैं बेंजिल कार्बोधनायन। ये जो बेंजिल कार्बोधनायन है ना, ये ज़्यादा स्थायी होता है। और हमने पढ़ा है
कि जितना ज़्यादा स्थायी कार्बोधनायन होगा, जितना ज़्यादा स्थायी इंटरमीडिएट होगा, क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होती है। याद करो, हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। किसके प्रति? SN1 के प्रति। हमने 2 तरह की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्काइल हैलाइड में। एक तो SN1 क्रियाशीलता की बात की थी, एक SN2। SN1 की प्रतिक्रियाशीलता क्रम ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। और SN1 के द्वारा अभिक्रिया कहाँ हो रही है? बेंजील हैलाइड में। SN1 जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, पहले बनता है कार्बोधनायन और फिर कार्बोधनायन पर आक्रमण होता है नाभिक स्नेही का, तो बनता है उत्पाद। ऐसा ही होता था। SN1 अभिक्रिया आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आपको देखना है। उस वीडियो का लिंक या हम कह सकते हैं इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो SN1 की जब मैकेनिज्म देखेंगे हम, SN1 की जो मैकेनिज्म का वीडियो आपने देखा है उसको आप दोबारा देखना तो समझ में आ जाएगा। SN1 अभिक्रिया के प्रति बात की थी हमने, SN1 अभिक्रिया की बात की थी। तो पहले तो बनता है कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन पर आक्रमण होता है नाभिक स्नेही का, तो बनता है प्रोडक्ट। अब कार्बोधनायन जितना ज़्यादा स्थायी होगा ना, क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होती है। हमने वहाँ देखा था कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम स्थायी होता है, 1 डिग्री सबसे कम स्थायी होता है, ठीक है। इसलिए ये क्रियाशीलता क्रम होता है। और बेंजिल कार्बोकैटायन का भी स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए बेंजिल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं किसकी तुलना में? एल्किल हैलाइड में। किसी भी एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी ज़्यादा क्रियाशील होंगे बेंजिल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से जो कार्बोकैटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, उससे भी ज़्यादा स्थायी होता है कौन? बेंजिल कार्बोकैटायन, ठीक। अब स्थायी क्यों होता है ये हमें अनुनाद से पता चलेगा। देखो इससे बनेगा ये बेंजिल कार्बोकैटायन और इसमें होता है अनुनाद, और अनुनाद के कारण ही ये ज़्यादा स्थायी हो जाता है। कैसे? देखो यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव खत्म, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये धनायन और ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, अब पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? यहाँ। समझ गए? तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक। तो यहाँ आ गया CH2 पर धनावेश। समझ में आ गई बात? तो इस तरह अनुनाद होता है किसमें? बेंजिल कार्बोकैटायन में। और बेंजिल कार्बोकैटायन में अनुनाद होने के कारण ये ज़्यादा स्थायी होता है, और ज़्यादा स्थायी होने के कारण बेंजिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, कौन ज़्यादा क्रियाशील है? बेंजिल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील है, उससे कम एल्किल हैलाइड, सबसे कम एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील क्यों है, इसका कारण समझ में आ गया था। इसी तरह बेंजिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से ज़्यादा क्रियाशील क्यों है, उसका कारण भी समझ में आ गया ना। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम किससे? धातु के साथ। एरिल हैलाइड की धातु से अभिक्रिया देखेंगे अभी हम।
एरिल हैलाइड की धातु के साथ अभिक्रियाएं, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं ध्यान से देखनी है आपको। देखो धातु, यहां सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम धातु के साथ, ठीक है। सोडियम के साथ एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता देखते हैं। देखो एरिल हैलाइड को मैं इस तरह लिख देता हूं यहां पर, यह है बेंजिल क्लोराइड, इसकी सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाते हैं। सोडियम, यहां इसके 2 अणु क्रिया करेंगे, तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, इधर सोडियम। सोडियम अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर में, ठीक है। सिंपल अभिक्रिया, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो Na और Cl क्रिया करके बना लेंगे 2NaCl प्लस, अब ये और ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डाईफेनिल। क्या कहते हैं इसको? डाईफेनिल। ये एक फेनिल समूह, ये एक फेनिल समूह, दोनों आपस में जुड़ गए तो ये बन गया डाईफेनिल। और इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? फिटिंग अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? एरिल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर में क्रिया होती है तो प्राप्त होता है डाईफेनिल। जैसे हमने एल्किल हैलाइड में वुड्स अभिक्रिया देखी थी वुड्स, सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। वहां प्राप्त हुआ था हमें एल्केन। यहाँ एरिल हैलाइड में सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया होती है तो प्राप्त होता है डाईफेनिल। इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं C6H5Cl, इसी को C6H5Cl प्लस 2Na प्लस C6H5Cl लिख सकते हैं ना। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, तो ये ध्यान रखना। इस तरह भी लिखा मिल सकता है C6H5 2NaCl, तो इसका नाम क्या है? डाईफेनिल, ठीक। सेम यही अभिक्रिया को हमने इस तरह लिख दिया। अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएं हम, जैसे हमने अभी तो क्या किया, एरिल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई। अगर एरिल हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड भी ले लिया जाए, एरिल हैलाइड के साथ क्या ले लें? एल्किल हैलाइड। ये तो है एरिल हैलाइड, इसके साथ ले लें एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड RCl। इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, ठीक। और अभिक्रिया किस में करवाएंगे? ईथर में। समझ गए? एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे किस में? शुष्क ईथर में। यहां पर भी शुष्क ईथर है ना, समझ गए? ये तो है एरिल हैलाइड। इधर ले लिया हमने क्या? एल्किल हैलाइड। समझ गए? एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम के साथ, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। प्रोडक्ट ये आ जाएगा, Cl हट गया, यहां कौन आ जाएगा? R, यानी ये एल्किल आ गया और ये बेंजीन, तो इसका नाम हो गया एल्किल बेंजीन। क्या प्राप्त हो गई हमें? एल्किल बेंजीन। समझ गए? इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग। क्या नाम है अभिक्रिया का? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्यों कहा हमने वुड्स फिटिंग? इसको वुड्स फिटिंग क्या क्यों नाम रखा गया इसका? देखो एल्किल हैलाइड में सोडियम के साथ अभिक्रिया हुई थी, वुड्स अभिक्रिया, ठीक।
और एरियल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया हुई, उसको बोला फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ हमने एरियल हैलाइड भी लिया और एल्किल हैलाइड भी लिया, दोनों आ गए, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम रख दिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर हम एल्किल हैलाइड, जैसे मान लीजिए हम मेथिल क्लोराइड ले लें, हम जैसे यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख दूँ, जैसे ये ले लिया हमने, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ हैलोजन ले लिया, यहाँ सोडियम, यहाँ ले लिया हमने एल्किल क्लोराइड, कौन सा, मेथिल क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 NaCl बाहर हो जाएंगे, तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ आ जाएगा C। क्या प्राप्त हो जाएगा, यही बनेगा ना प्रोडक्ट, इसका क्या नाम है, टोलुइन। क्या बन गया, टोलुइन। एरियल क्लोराइड की मेथिल क्लोराइड से सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई, अभिक्रिया किस में हुई, शुष्क ईथर में, क्या बन गया, टोलुइन, मेथिल बेंजीन। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। समझ में आ गई फिटिंग अभिक्रिया, और समझ में आ गई फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इनको। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर के साथ, कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यह अभिक्रिया करवाएंगे एरिल आयोडाइड की, किसकी, एरिल आयोडाइड, अभिक्रिया करवाएंगे कॉपर के साथ। ठीक है, एरिल आयोडाइड की कॉपर के साथ अभिक्रिया, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दोनों फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, CuI2, क्या बन जाएगा, CuI2, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डाईफेनिल। क्या बन गया, डाईफेनिल। समझ में आ गई बात? इस अभिक्रिया का नाम है उल्मान अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, उल्मान अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, नाम से आती है उल्मान अभिक्रिया। क्या है, तो क्या कहा हमने, एरिल आयोडाइड, यहाँ ध्यान रखेगा, कोई भी एरिल हैलाइड नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे एरिल आयोडाइड। एरिल आयोडाइड की कॉपर के साथ रिएक्शन होगी तो प्राप्त होगा डाईफेनिल। इस अभिक्रिया को कहेंगे हम उल्मान अभिक्रिया। समझ गए? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नीशियम के साथ। देखो, मैग्नीशियम के साथ जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया होती है तो प्राप्त होता है ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक प्राप्त होगा। कैसे? जैसे ये देखो, ये लिया हमने, मान लीजिए एरिल ब्रोमाइड, ठीक, इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर में। देखो, जब भी हम ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट बनाएंगे तो ईथर का उपयोग करते हैं, या THF का भी उपयोग कर सकते हैं। THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, ईथर का, या THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, क्या बनेगा बताओ, MgBr। ये Mg यहाँ जाएगा दोनों के बीच में, तो ये बन जाएगा MgBr। इसका नाम क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक। क्या है ये, ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक। ठीक, समझ गए? जैसे यहाँ आयोडाइड ले लें, फेनिल आयोडाइड से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, Mg, क्या आ जाएगा, MgI, आयोडीन है तो MgI। तो ये बन गया फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये भी क्या है, ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक। क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं। THF का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर हम,
THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में रिएक्शन करवाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा, MgCl, ठीक। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये वाला ग्रीन, ये सारे क्या हैं, ग्रीनयार अभिकर्मक। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राप्त होता है ग्रीनयार अभिकर्मक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई अभिक्रियाएं। अब देखो, अगर इसका रिडक्शन करवाएं, किसका अपचयन करवाएं, किसका, एरिल हैलाइड का, एरिल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में और NaOH की उपस्थिति में, तो इसका अपचयन हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और NaOH की प्रेजेंस में अपचयन हो जाता है इसका, तो ये जो H होता है इसका अपचयन कर देगा और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, बेंजीन। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर निकाल देगा Cl को, तो ये प्राप्त हो जाएगा बेंजीन। इस तरह हो जाता है एरिल हैलाइड का अपचयन। ये अपचयन की अभिक्रिया है, समझ गए। एरिल हैलाइड का किससे, निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में अपचयन हो जाता है तो बन जाती है क्या, बेंजीन प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो आज जो हमने अभिक्रियाएं पढ़ी वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो सारी अभिक्रियाएं आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अभिक्रियाओं को नोट जरूर करना है, लिखना जरूर अपने रजिस्टर में, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।